नमस्कार। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एस्केपिज्म और रिनंसिएशन के बारे में। एक होता है किसी काम करने से उससे बचना, उससे बचकर चलना, और एक होता है किसी काम को त्याग देना। इन दोनों में बड़ा फर्क होता है। एक होता है एक जगह हम कोई चीज़ को त्याग रहे हैं लेकिन अपनी जिम्मेदारी जो है वो नहीं भूल रहे हैं। एक होता है हम किसी चीज़ से बचकर चल रहे हैं तो वहां पर हम अपनी जिम्मेदारी जो है उसको एक साइड पे रख के चल रहे हैं। तो बड़ा फर्क होता है रेनंसिएशन और एस्केपिज्म में। और कितना फर्क होता है अभी उसी के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो जो एस्केपिज्म की अगर हम बात करें तो हमें जितनी भी सांसारिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज जिम्मेदारियां होती हैं हम उनसे जो है यहाँ पर बचकर चलने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जहाँ पर हमने डिसीजन देने होते हैं, जो झगड़े होते हैं, वहां पर कोई डील करना होता है, उनका सोल्यूशंस निकालना होता है, वो चीजें हम नहीं कर पाते जब हम बचकर चलते हैं। और ये सब कुछ जो है अगर हम एट द बेस्ट भी जाते हैं तो ये टेम्परेरी है। इसका आने वाले समय में भी आप कुछ प्रभाव नहीं डाल पाओगे। तो ये कोई किसी तरह का सोल्यूशन नहीं प्रोवाइड कर सकता और ना ही किसी तरह के आपको जो है आंसर मिल सकते हैं अगर आप एस्केपिज्म का फंडा अपनाकर चलते हो कि मुझे कोई लेना देना नहीं है किसी से। कोई लड़ता है तो लड़े, कोई झगड़ रहा है झगड़े, किसी किसी के पास कोई यहाँ पर दुख है तो उसको मैं यहाँ पर किसी तरह की मदद पहुंचा दूं, कोई बात नहीं, कोई और मदद पहुंचा देगा। तो ये चीज होती है बचकर चलना, कि मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो दूसरा हो गया रिनंसिएशन, त्याग का भाव। तो ये हमें जो है ना हमें सिखाता है कि हमने अपने आप को कैसे दूर रखना है जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है उससे। लेकिन साथ ही साथ ये भी सिखाता है कि जो संसारिक जिम्मेदारियां हम पर आ चुकी हैं हमें उनको भी निभाकर चलना है। साथ साथ हम उसको उनको जो है हम पीछे नहीं छोड़ सकते हैं। और आगे बात कर रहे हैं कि जो पर्सन त्याग करते हैं, जिन जिन भी चीजों से वो फेमिलियर हो चुके होते हैं जीवन में, जिनसे उनको अपना नाता तोड़ना बड़ा टफ होता है, तो वो जब उनको त्याग करते हैं तो अपना एक स्टेप आगे बढ़ा रहे हैं जो एक बेकाबू टेरिटरी है, जो एक अनचार्टेड टेरिटरी है उसकी और जहां पर उसके पास बहुत कम स्याही है और जो उसका यहाँ पर आने वाले समय में बुलावा जो उसको वेट कर रही है कि आप आगे बढ़ो। तो इस तरीके से जब आप आगे बढ़ते हो, जिंदगी में त्याग की भावना रखते हो, तो आने वाले समय में ये आपको बहुत ही ऊंचाई तक जो है लेकर जाती है। ऐसी भावना, ऐसी आदतें तो ये जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख देती हैं। आने वाले समय में जो भी त्याग की भावना जो है, रिनंसिएशन की भावना रख के चलता है, साथ ही साथ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी नहीं भूलता है। तो अगर हम बात करें एस्केपिज्म की तो ये एक तरह की डिस्ट्रैक्शन है। आप जो भी काम करना चाह रहे हो उसमें डिस्ट्रैक्ट होते जा रहे हो। और दूसरी ओर अगर बात करें रिनंसिएशन की तो ये एक जर्नी है, एक फ्रीडम की ओर, कि आप डिस्ट्रैक्शन से आप जो है आज़ादी पा लेते हैं। किसी तरह की डिस्ट्रैक्शन जो है आपके जीवन में नहीं बन पाती। ओके, तो उससे आप आज़ाद हो जाते हैं। जो भी काम करते हो बिल्कुल कंसंट्रेट होकर करते हो। तो अगर बात करें यहाँ पर प्रिंस प्रिंस सिद्धार्थ की, तो जिनको हम गौतम बुद्ध भी बोलते हैं, जब वो किशोर अवस्था में थे तब उनको सिद्धार्थ कहा जाता था। तो उस समय वो अपनी फैमिली और अपने किंगडम के रास्ते से अलग रास्ता बनाकर वो चले थे और स्पिरिचुअल क्वेस्ट की ओर बढ़े थे। ओके, तो क्या उन्होंने सही किया? यहाँ पर ये क्वेश्चन किया जा रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर दिया बुद्ध के प्रति, बुद्ध बन गए वो खुद। ओके, और उन्होंने अपनी जो जिंदगी पहले जी रहे थे, जो उनके पिताजी थे, जो उनकी किंगडम थे, जो उनकी पत्नी थी, बेटा था, उनको वो पीछे छोड़ आए। तो क्या उनका क्या हुआ बाद में? तो यहाँ पर यही क्वेश्चन कर रहे हैं कि क्या वो सेल्फिश थे, सिर्फ अपने ही बारे में सोचा, दूसरे के बारे में नहीं सोचा? तो इसके बारे में भी अगर हम इन क्वेश्चंस के आंसर दें तो बहुत सारे आंसर निकल कर आते हैं। अलग अलग पर्सपेक्टिव के हिसाब से, अलग अलग समझ के हिसाब से इनके आंसर्स निकल कर आते हैं। तो यहाँ पर सेम ही डिफरेंस निकल कर आता है जब हम बात करते हैं डिटैचमेंट की और इनडिफरेंस की। तो अगर हम बात करें डिटैचमेंट की तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आप कहीं जा रहे हो या फिर किसी जगह को छोड़कर आप कहीं और चले गए। तो इसका मतलब होता है कि अनफीलिंग की भावना जो है आपके अंदर रहती है। मतलब कि किसी के साथ भी रह रहे हैं लेकिन उसके साथ अटैचमेंट नहीं है, तो अनफीलिंग की भावना है। तो अगर बात करें इनडिफरेंस की तो वहां पर एक उल्टा काम शुरू हो जाता है। वहां पर अनकेयरिंग एटीट्यूड होता है। आपको किसी की केयर नहीं है, आपकी फैमिली में चाहे जितने मर्जी लोग रह रहे हैं आपको कोई परवाह नहीं है।
और आपकी जो जिम्मेदारी है आप उससे भी बचकर चलते हैं, उससे भी संकोच करते हैं, भागते हैं। तो ये फर्क रह जाता है डिटैचमेंट और इंडिफरेंस में भी, और वैसा ही फर्क हो जाता है एस्केपिज्म और रिनंसिएशन में भी। तो हमने डिटैचमेंट को कल्टीवेट करना है। अगर इसको कल्टीवेट करना शुरू करते हैं, सही करना शुरू होते हैं, तो आप एक स्टेप जो है आगे बढ़ते हो, जिसको हम कहते हैं लविंग डिटैचमेंट। सो लविंग डिटैचमेंट कहने का मतलब आपने स्टेबिलिटी बनाकर रखनी है, बैलेंस बनाकर रखना है, चाहे कोई भी सर्कमस्टांसेस जो है आपकी जिंदगी में बने। और साथ ही साथ में आपने जो कंसर्न है और केयर है, ओके, तो उनको आपने नहीं भूलना है, उनको भी जिंदगी में साथ साथ जो है लेकर चलना है। तो बहुत जरूरी है ये। तो अगर भगवत गीता की बात करें तो वो भी डिस्क्राइब करते हैं। तो यहाँ पर बात की गई है शित प्रजन, ओके, तो यहाँ पर वो लोग हैं ये जो यहाँ पर स्टेबल रहते हैं, बैलेंस रहते हैं और आगे बढ़ते हैं अपनी प्योर इंटेंशन के साथ, और उत्सुक रहते हैं, जो कोई भी काम करते हैं बिल्कुल प्योर इंटेंशन के साथ करते हैं और सही भावना के साथ करते हैं, केयर के साथ करते हैं, कंसर्न के साथ करते हैं। तो ओवरऑल यही था पूरा आर्टिकल, जिसमें चर्चा की गई है एस्केपिज्म और रिनंसिएशन के बारे में। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि नॉट द टाइम फॉर बिग बैंग टैक्स रिफॉर्म, फोकस ऑन बेटर इंप्लीमेंटेशन ऑफ एक्सटेंट टैक्सेस। तो कहने का मतलब है कि अभी ये समय नहीं चल रहा कि अभी हम बड़े बड़े टैक्स रिफॉर्म लेकर आए। अभी समय ये है कि जो ऑलरेडी हमने टैक्स रिफॉर्म बना चुके हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दें। जिस तरीके से भी हम टैक्स बना चुके हैं उन टैक्सेस को अच्छे से इम्प्लीमेंट कर दें, तो उससे हमें काफ़ी कामयाबी जो है मिलेगी। तो जो आने वाला बजट है 2021-22 का, तो वो भी जो है बहुत यहाँ पर तंग गुंजाइश पेश कर रहा है कि जो टैक्स रिफॉर्म है उनमें कोई बदलाव लाया जाए। अभी जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि जो एग्जिस्टिंग टैक्स वर्क है, जो टैक्स रिफॉर्म है, या टैक्सेस जो चल रहे हैं अलग अलग तरह के, उनको एफिशिएंटली हम काम पर ले आएं, कि एफिशिएंटली वर्क करें और अच्छा खासा रेवेन्यू जो है जो सरकार को है वो पहुंचना शुरू हो जाए, और जो कस्टमर्स हैं, जो टैक्स पेयर्स हैं, उनको भी रिलीफ मिले। तो अभी बात कर रहे हैं कि एक कॉर्पोरेट टैक्स रेट में भी कट लगाया गया था 2019-20 में। तो तब यहाँ पर डोमेस्टिक कंपनीज के लिए 22% और 15% जो अभी नई मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज खुली थी डोमेस्टिकली, तो यहाँ पर इस तरह की एग्जाम्पशन दी गई थी। स्टार्टिंग में 30% था, एक जगह 22% कर दिया, एक जगह 15% कर दिया। तो इस तरह से एग्जाम्पशंस, सहूलतें दी गई, क्योंकि उस समय मैन्युफैक्चरिंग का जो माहौल था बहुत खराब होना शुरू हो गया था। तो भारत सरकार चाहती थी कि 19-20 में जो ये हमारा फाइनेंशियल ईयर चला, कि अच्छे से ग्रो करे, डोमेस्टिकली कंपनी प्रोडक्शन शुरू करें, मैन्युफैक्चरिंग शुरू करें, और इस तरीके से टैक्स को थोड़ा घटा दिया। और अभी और समय लगने वाला है। अगर हम चाहें कि इसको अभी बढ़ा दें, दोबारा से 30% तक ले आए, तो बात नहीं बनेगी। तो जैसे ही अभी चल रहा है इसको वैसे ही अभी चलने देना पड़ेगा, तभी जो है रेवेन्यूज जो है वो स्टेबलाइज हो पाएंगे और सिस्टम जो है वो अच्छे तरीके से काम करना शुरू करेगा। क्योंकि अभी तो माहौल जो है उससे भी बदतर है लॉकडाउन के बाद। तो ये जो बात जब इन्हें कट लगाए थे लॉकडाउन से पहले थे, ये जब यहाँ पर प्रोडक्शन बहुत कम हो गई थी, जो मैन्युफैक्चरिंग हब्स थी, जैसे कार्स की बात करें तो उनकी बिक्री बहुत कम हो गई थी उस समय। तो आगे बात कर रहे हैं कि जो गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स के रेट्स हैं इनको यहाँ पर घटाया गया, ओके। तो और साथ ही साथ जो टैक्स बेस है इसको यहाँ पर बढ़ाना है, ओके, इसको बड़ा करना है, कि मतलब और भी जो दायरे हैं जो अभी फिलहाल जीएसटी से बाहर है उनको भी जीएसटी के अंतर्गत लाया जाए, ताकि कि इसका बेस बड़ा हो। अगर बेस बड़ा होगा तो टैक्स कलेक्शन बड़ी होगी। तो ये सभी के सभी जितना भी अधिकार है, चाहे जीएसटी के रेट्स कम करने हैं, चाहे इसका बेस बड़ा करना है, तो जीएसटी काउंसिल के पास। तो जीएसटी काउंसिल के चेयरपर्सन कौन होते हैं, कौन इनको हेड करते हैं, तो इनके बारे में आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसके अलावा जो पर्सनल इनकम टैक्स रेट्स में रिडक्शन की गई थी, कमी की गई थी, तो उससे काफी जो है बड़े पैमाने पर रेवेन्यू का शॉर्टफॉल देखने को मिला, और जो ग्रोथ थी उसमें भी यहां पर कॉन्ट्रैक्शन आ गई, वो भी सिकुड़ गई। तो अगर हम बात करें पर्सनल इनकम टैक्स की, तो ये एक तरह का डायरेक्ट टैक्स होता है, और अगर बात करें जीएसटी की तो ये इनडायरेक्ट टैक्स है। ये आप डायरेक्टली नहीं पे करते हैं, लेकिन जहां इनकम टैक्स कटता है वो सैलरी जब आती है
उनकी सैलरी से डायरेक्टली पे होता है, तो इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। लेकिन जीएसटी जो हम पे करते हैं, कोई भी वस्तु बाहर से खरीदते हैं, तो जीएसटी जो हम पैसे देते हैं तो उसी से ही जाता है, लेकिन इनडायरेक्टली होता है वो। आगे बात कर रहे हैं कि जो पॉसिबल रिफॉर्म है वो ये हो सकता है कि जो टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट है, जैसे यहाँ पर 1.5 लाख यहाँ पर बात कर रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर लिमिट्स होती हैं जहाँ पर टैक्स लगता है। तो यहाँ पर यही बात कर रहे हैं कि जो नया रिफॉर्म अगर आप चाहते हो तो ये कर लो कि जो 1.5 लाख तक की जो सेविंग्स है, ओके, उसकी जो टैक्स लिमिट है उसको और आप एग्जाम्प्ट कर दो, कम कर दो। ओके, मतलब कि इन जहां जितना भी आपने टैक्स लगाया होगा 5%, 10%, उसको कम कर दो, जो कि सेविंग्स बढ़े। सेविंग्स किसकी बढ़ेगी? अगर टैक्स से पैसा सरकार कम खींच रही है तो फिर सेविंग्स बढ़ जाएंगी उस पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल की। अगर स्कीम्स के थ्रू अगर उनकी सेविंग्स बढ़ती हैं तो आने वाले समय में वही पैसा फिर वो किसी और वस्तु को खरीदने में लगाएंगे। जो पैसा सरकार के पास टैक्स के रूप में नहीं गया, वो पैसा किसी और जगह इन्वेस्ट कर देंगे, या फिर उस पैसे से कोई और चीज खरीद लेंगे। तो फिर भी एक तरीके की जो डिमांड सप्लाई की चेन है उसको भी अच्छा इंपैक्ट मिलेगा। तो ये जो टैक्स एग्जाम्प्ट लिमिट है इसको अभी 2014-15 से चेंज नहीं किया गया है, वैसे ही रहने दिया गया है जैसे ये चली आ रही है अभी तक। तो अभी ये कह रहे हैं कि लेट द टैक्स पेयर्स, ज्यादातर जो सैलरीड पर्संस हैं, जो यहाँ जिनकी सैलरी से टैक्स कट होता है, जिनको हम इनकम टैक्स बोलते हैं, तो उनको भी जो है डाइवर्सिफाई किया जाए कि अपनी फाइनेंशियल सेविंग्स को डाइवर्सिफाई करें। ओके, और जो वो चीज खरीदना चाहते हैं, जिस तरीके से भी वो उसको आगे यूटिलाइज करेंगे, उनके ऊपर छोड़ दो। तो अभी के लिए अगर आज के दिन की बात करें तो 4% से कम जो लोग हैं यहाँ पर जो इनकम टैक्स पे करते हैं, और बहुत ही यहाँ पर हजारों में उनकी गिनती है जिन्होंने अपनी इनकम डिक्लेयर की है कि ओवर 1 करोड़, 1 करोड़ से ज्यादा उनकी इनकम होती है इनकम टैक्स के मामले में। और आगे बात कर रहे हैं कि जो बिग डाटा एनालिटिक्स है उनको आप डिप्लॉय करो और ऑडिट ट्रायल करो, जिससे कि जो जीएसटी कलेक्शन है उसका जो टैक्स बेस है वो बड़ा हो। तो इसमें एक्चुअल होता क्या है कि डाटा ही जो है अच्छे से नहीं मिल पाता, जिस वजह से जितना जीएसटी कलेक्शन होना चाहिए उस हिसाब से जीएसटी कलेक्शन नहीं हो पाता है। तो जैसे अक्सर बात करते हैं कि जब आप सामान खरीदने जाते हो तो आपको एक वाइट कलर की पर्ची के ऊपर बिल बनाकर दे दिया जाता है, ना उसके ऊपर जीएसटी नंबर लिखा होता है और ना ही दुकान का नाम होता है उसके ऊपर। तो इससे क्या होता है, जो भी वस्तु आपने खरीदी है उसका जो जीएसटी बनता है वो जो है नहीं मिल पाता सरकार को। तो इससे कस्टमर्स को फायदा रहता है कि उनको चीज सस्ती मिल जाती है, और जो सेलर है उसको फायदा रहता है, उसको टैक्स नहीं पे करना पड़ता। तो ऐसे करके ही पूरे भारतवर्ष में ये चीजें बहुत बड़े पैमाने पर चल रही हैं अभी भी। तो जिसके तहत जो है जीएसटी जितना पहुंचना चाहिए नहीं पहुंच पाता। तो अभी यही जो है बिग डाटा एनालिटिक्स, मतलब जो एक्चुअल डाटा है ना, उसको फॉलो करके यहाँ पर कोशिश की जा रही है कि जीएसटी का कलेक्शन बढ़ाया जाए और सही डाटा जो है अपने पास पहुंचे। तो यहाँ पर जो सेल्स है, जो बेसिक और इंटरमीडिएट गुड्स जो प्रोड्यूसर्स हैं और उनकी जो ट्रांजैक्शन चेन है, ठीक है, वहां पर ही कहीं पर जो है धांधली होती है, उनको ऊपर जो है सरकार अभी फोकस कर रही है और करना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर इंटरमीडिएट गुड्स वो होते हैं जो एक फाइनल गुड बनने के लिए जो सामान चाहिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल इंटरमीडिएट गुड्स की अगर बात करें तो एक मशीन लगी है, वो एक शर्ट बनाकर जो है एज ए फाइनल गुड बाहर निकालेगी। तो उस शर्ट को बनने के लिए थ्रेड चाहिए। ओके, तो वो थ्रेड जो है एज ए इंटरमीडिएट गुड्स हो सकते हैं। तो उस इंटरमीडिएट गुड के ऊपर भी जीएसटी लग रहा है, और जो फाइनल गुड निकल कर आएगा, ठीक है, तो उसके ऊपर भी जीएसटी लगेगा। तो इसी में जो है धांधली कर जाते हैं। तो इन चीजों को बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी यहाँ पर होनी चाहिए। यहाँ पर जो है जिस तरीके भी खामियां नजर आ रही हैं तो उनको अभी धीरे धीरे सही करना होगा। इसके अलावा बात कर रहे हैं जो सरचार्जेस होते हैं, बात कर रहे हैं कि जो सरचार्जेस हैं उनको भी जो है जो टैक्स सिस्टम है उसको ये डिस्टॉर्ट करते हैं, इनको भी स्क्रैप कर दो, खत्म कर दो। तो इनकम टैक्स के ऊपर भी सरचार्ज लगते हैं। सरचार्ज का मतलब होता है कि एक किसी पर्टिकुलर वस्तु के ऊपर जो टैक्स लगा उसके ऊपर एक और छोटा सा टैक्स लगा दिया, टैक्स ऑन टैक्स इसको बोलते हैं। तो इससे सरकार जरा रेवेन्यू कमाने की यहाँ पर कोशिश करती है। तो इस सिस्टम को यहाँ पर स्क्रैप करने की बात कर रहे हैं ऑथर। इसके अलावा बात कर रहे हैं द एग्जेम्प्ट टैक्स सिस्टम, ईईटी जो सिस्टम है, जहां पर क्या होता है, टैक्स जो है चार्ज होता है ऑन द पार्ट ऑफ इनकम यूज्ड फॉर कंजप्शन।
जो आपने इनकम कंजप्शन के लिए यूज़ की है तो वहाँ पर कुछ टैक्स जो है चार्ज होता है, तो ये आपको अप्लाई करना चाहिए जो फ्रेश सेविंग्स हैं उनके ऊपर, और जो अभी मौजूदा जो पुरानी स्कीम्स चलती आ रही हैं उनके ऊपर। और आगे बात कर रहे हैं जो आप एवरेज कस्टम ड्यूटी लगाते हो, कस्टम टैरिफ लगाते हो 14% की, ये बहुत ज़्यादा हाई है। अगर कोई भी कंपनी बाहर से कोई चीज़, कोई प्रोडक्ट, कोई इंटरमीडिएट गुड इंपोर्ट करती है तो उसके ऊपर यहाँ पर कस्टम ड्यूटी लगा रहे हैं 14% की, जिसको यहाँ पर बोला जा रहा है बहुत हाई है। ये एवरेज बात कर रहे हैं, ओके। तो यहाँ पर इंपोर्ट्स जो है होते क्या है, इंटरस्टेट सेल्स होती है। अगर बाहर से कोई इंपोर्ट करते हैं हम तो उसकी सेल होती है इंटरस्टेट, ठीक है। जो भारत के अलग अलग राज्य है उनके विभिन्न जो है यहाँ पर आपस में सेल्स होती है भारत के अंतर्गत। और यहाँ पर अगर एक से दूसरे राज्य कोई चीज पहुंचती है तो वहां पर बनता है IGST, जिसको हम बोलते हैं इंटीग्रेटेड GST। तो ये सीधा सीधा जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो यहाँ पर अच्छा जो है, अच्छा खासा इनपुट जो है टैक्स क्रेडिट हो जाता है भारत सरकार के पास। तो यहाँ पर आइडियली क्या बोल रहे हैं कि एक यूनिफॉर्म इंपोर्ट ड्यूटी लगाओ 5% की, चाहे रॉ मटेरियल्स हो, चाहे इंटरमीडिएट गुड्स हो, चाहे फाइनल गुड्स हो। जो कि जो वैल्यू एडिशन जो होता है ना, जब एक बार टैक्स लग गया फिर उसके बाद जब वो फाइनल गुड बना फिर टैक्स लग गया, तो इस तरीके से क्या होता है कि वैल्यू एडिशन होता जाता है। तो हम अच्छे एक इफेक्टिव रेट बना सकते हैं अगर आप इस कस्टम ड्यूटी को भी कम करते हो। तो इससे क्या होगा, जिस तरह के भी डिस्प्यूट्स होते हैं ये खत्म हो जाएंगे, और जो महंगाई बढ़ जाएगी, जैसे आप बार बार टैक्स लगेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी, तो वो भी इसको कंट्रोल कर लेंगे हम, महंगाई नहीं बढ़ने देंगे अगर इसको कस्टम ड्यूटी को भी आप कम करते हो, 5% लगाते हो तो। और आखिर में बात कर रहे हैं कि जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है इसको भी और मजबूत बनाने की जरूरत है, कि जल्दी से जो भी डिस्प्यूट आया उसका जल्दी से रेजोल्यूशन निकले, कोई ना कोई हल निकले। इसके अलावा क्लियर और सिंपल टैक्स लॉज की यहां पर बात कर रहे हैं। तो अगर हम सिंपल रखते हैं अपने टैक्स लॉज को, स्टेबिलिटी रखते हैं और सर्टेनिटी रखते हैं जितने भी हमारे लॉज हैं टैक्स के रिगार्डिंग, तब क्या होगा, एक एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा। अगर एफिशिएंट टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन बनेगा तो भारत में इन्वेस्टमेंट जो है वो भी काफी बढ़िया तरीके से आ सकती है बाहर से, जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो भी काफी अच्छी तरीके से बढ़ेगी, और भारत के अंतर्गत भी अगर कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो वो भी करेगा, क्योंकि उसको पता चलेगा, इतना उसको विश्वास होगा भारत की सरकार के ऊपर, भारत की टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर, कि यहाँ पर जितने भी टैक्स लगते हैं कोई ज्यादा यहाँ पर गड़बड़ झाला नहीं है और बिल्कुल कम टैक्सेस हैं, सही है। इससे अगर मैं यहाँ पर इन्वेस्ट करता हूँ तो कल को मुझे अच्छा मुनाफा हो सकता है, और अगर वो इन्वेस्ट करता है तो बहुत सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकल कर आएंगी, तो इससे भारत को ही प्रगति मिलेगी। तो यही तो पूरा आर्टिकल जिसमें चर्चा की गई है टैक्स लॉज के बारे में, कि एग्जिस्टिंग टैक्स लॉज को ही हम सही कर लें, उनको सही तरीके से इंप्लीमेंट कर लें तो काफी फायदा होगा हमारी भारत की इकोनॉमी को। तो इस आर्टिकल में हम चर्चा करने जा रहे हैं डोंट पुट ऑल एग्स इन मैन्युफैक्चरिंग बास्केट। तो कहने का मतलब है कि अभी जैसे पेंडेमिक की वजह से चेंज हमें देखने को मिल रहा है कि जो ऑफिस वर्क है वो हम घर से करके यहाँ पर काम चला रहे हैं। तो वर्क फ्रॉम होम का कंसेप्ट चल रहा है कि ऑफिस वर्क जो है सभी जो है घर से होंगे। और इसके अलावा अगर हम शॉप फ्लोर की बात करें जहां पर मैन्युफैक्चरिंग होनी है किसी चीज की, तो शॉप फ्लोर पे जो यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ा है पेंडेमिक की वजह से वो है ऑटोमेशन। जो ऑटोमेशन की इंडस्ट्री है वहां पर अभी ज्यादातर लोग यही चाह रहे हैं, जितने भी प्रोड्यूसर्स हैं, जो भी मैन्युफैक्चरर हैं, कि हम ऑटोमेशन को ही यूज करें शॉप फ्लोर के ऊपर, जहां पर किसी लेबर की जरूरत पड़े ही ना, सिर्फ ऑटोमेटिकली जो मशीन्स हमारे पास हैं उनको प्रोग्रामिंग उनको दे दी है और प्रोग्रामिंग के तहत वो काम करती रहेंगी जो जो उनको टास्क प्रोवाइड किया गया है। तो यहां पर बात कर रहे हैं कि जो नंबर ऑफ रॉबोट्स हैं जो आने वाले समय में यूज होंगे, अगर 2021 के एंड की भी बात करें तो ये डबल हो जाएंगे, जो 2015 का लेवल था तो उससे डबल हो जाएंगे 2021 के एंड में। तो अभी ये 3.2 मिलियन के आसपास की ये यहां पर संख्या बता रहे हैं कि इतनी संख्या जो है पहुंच जाएगी 2021 के एंड में। ये एक रिपोर्ट आई है द इकोनॉमिस्ट की ओर से, तो उसके द्वारा ये चीज बताई गई है। और आने वाले समय में जो टोटल मार्केट होगी इंडस्ट्रियल रोबोट्स की, वो भी बढ़ने के आसार दिख रहे हैं, जो कि $45 बिलियन, जो कि भी 2020 में अभी इनका इतना मार्केट है, तो आने वाले समय में 2025 तक ये $73 बिलियन की जो है मार्केट बन सकती है।
तो काफी बड़ा स्कोप जो है आने वाले समय में हो सकता है जो रोबोट्स हैं, जो रोबोटिक्स की मार्केट्स है इंडस्ट्री में, उसके बारे में। देखिए, अगर हम ऑटोमेशन की बात करें तो यहाँ पर जिस तरीके भी ऑटोमेशन होती है, फॉर एग्जांपल अगर कोई ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर जो लेबर इंटेंसिव ज्यादा है और ऐसी लेबर जहां पर उसको ज्यादा हार्मफुल हो सकता है, उसकी बॉडी जो है ज्यादा हार्म हो सकती है, तो अभी तक के लिए जितने भी यहाँ पर ऑटोमेशन रोबोट्स यूज होते हैं तो इन्हीं पर्पज के लिए यूज किए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई हीट ट्रीटमेंट की इंडस्ट्री है, वहां पर कास्टिंग हो रही है बड़े पैमाने पर, तो जो आयरन जिसको यहाँ पर रेड हॉट किया जाता है तो बहुत सारी हार्मफुल गैसेस निकलती है वहां से। तो ये काम अभी तक जो आम इंसान है, लेबर वही करते आए हैं। तो सर्दियों के मौसम में भी इतनी गर्मी होती है कि पंखे लगाने पड़ते हैं, फिर वो काम करते हैं। तो यही काम जो है अभी रोबोटिक्स आर्म्स जो बनी होती है उनको दिया जाता है। तो वो कैसे काम करती है, उनको प्रॉपर यहाँ पर मशीन टू मशीन कम्युनिकेशन होती है उनकी, वहां पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को हम यूज करते हैं। बेसिकली होता क्या है, जो डाटा होता है वो फ्लो करता है उसमें, और उस डाटा में हम प्रोग्रामिंग करते हैं जिससे जो है मशीन को एक कंट्रोल दे देते हैं कि आपने इतने दायरे में काम करना है, तो यही काम आप बार बार करते रहोगे। उनका वो उस हिसाब से टाइम सेट होता है, उस हिसाब से सेंसर जो है काम करते हैं और एक्शन में आते हैं। और आने वाले समय में भी यहाँ पर काफी जो है वायबिलिटी जो है नजर आ सकती है। जैसे अभी एग्रीकल्चर है, उससे अभी बाहर निकलकर जो है ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, जो मॉडर्न इकोनॉमी है उसमें वाया इंडस्ट्रियलाइजेशन। ओके, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन के थ्रू अभी काम चल रहा है। तो इंडस्ट्री जो चीज ऐसी है कि अगर कोई भी चीज, अगर एग्रीकल्चर की भी बात करें तो वहां पर भी इंडस्ट्रियलाइजेशन का इम्पैक्ट है ही है। अगर आपको ट्रैक्टर चाहिए तो इंडस्ट्री के बगैर वो भी नहीं बन सकता। अगर आपको किसी भी चीज की फार्मिंग एक्टिविटीज के लिए किसी भी तरीके का आपको कोई भी इक्विपमेंट चाहिए तो वो इंडस्ट्री के बगैर जो है मुमकिन नहीं है। तो इन दोनों का भी आपस में जो है काफी गहरा लिंक जुड़ जाता है। और आगे बात कर रहे हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग है आने वाले समय में, अभी ज्यादातर आप जितनी भी लेबर देखते हो कि लेबर की बहुत बड़े पैमाने पर जरूरत पड़ती है, तो आने वाले समय में इतना आप नहीं देखोगे कि लेबर इंटेंसिव जो है मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगा हुआ है। लेबर बहुत कम होगी, सिर्फ और सिर्फ जो मशीन्स होंगी, जो ऑटोमेटिक मशीन्स जो काम कर रही है, उनको ऑपरेट करने वाले ही जो है ऑपरेटर होंगे। ओके, और जितना भी काम एक लेबर निकालती है वो उतना काम एक मशीन से लिया जाएगा आने वाले समय में। तो अगर हम इसको कंपेयर करें तो बहुत ही ज्यादा बदलाव जो है आपको देखने को मिलेगा। जैसे अगर पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 की बात करें या एशियन मिराकल के समय की बात करें, तो उस समय लेबर की बहुत ज्यादा डिमांड थी। वो भी ऐसी लेबर जो सस्ती लेबर हो और जिससे फायदा हो, जो मैन्युफैक्चरर है, जो प्रोड्यूसर जो भी चीज बनाए उसमें ज्यादा से ज्यादा फायदा निकल कर आए। तो उसमें ये सबसे अहम कड़ी होती है लेबर। ओके, अगर सस्ती लेबर और अच्छी लेबर, स्किल्ड लेबर मिल जाती है तो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में भी काफी ज्यादा डिमांड जो है बढ़नी शुरू हो गई। जो भी अफेक्टेड कंट्रीज थी दोबारा से उन्होंने अपना रिवाइवल शुरू किया। ओके, इसके अलावा जो ईस्ट एशियन मिराकल हुआ था, ईस्ट एशियन जो भारत के ईस्ट में जितनी कंट्रीज पड़ती हैं यहाँ पर भी एक मिराकल हुआ था। जैसे ग्लोबलाइजेशन की बात करें, लिबरलाइजेशन की बात करें, तो ये सब चीजें पहले आ गई थी भारत से यहाँ पर। ओके, तो भारत ने भी यहाँ से सीखा, यहाँ से काफी कुछ सीखा। जो ईस्ट एशियन मिराकल हुआ, यहाँ इनकी इकोनॉमी बढ़नी शुरू हो गई, जो लेबर थी यहाँ पर बढ़नी शुरू हो गई, अच्छी प्रोडक्शन ये बाहर निकाल कर बाहर बेचनी शुरू कर दी बाहर की मार्केट्स में ईस्ट एशियन इकोनॉमीज ने। फिर चाइना ने सीखा, फिर भारत ने भी सीखा। ओके, भारत के जो ये एलपीजी रिफॉर्म्स आए थे 1991 में, तो उसमें इनका भी बहुत बड़ा इम्पैक्ट था, बहुत कुछ सीखा। फिर उस हिसाब से अपने रिफॉर्म तैयार किए गए भारत की इकोनॉमी के हिसाब से और उनको इम्प्लीमेंट किया गया। और भारत में भी ये सक्सेसफुल रहा जब हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मॉडल लेकर आए, और काफी हद तक जो है भारत अलग अलग सेक्टर्स में अच्छी तरीके से ग्रो करा। तो अभी अगर बात करें मैन्युफैक्चरिंग की, तो भारत अभी काफी लेट आया था। तो अभी मैं बात कर रहा हूं कि ईस्ट एशियन मिराकल हुआ, चाइना में डेवलपमेंट हुई, पोस्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अच्छी खासी मैन्युफैक्चरिंग शुरू हुई, लेकिन भारत की एंट्री बहुत लेट हुई थी बड़े पैमाने पर। तो अभी अगर बात करें कि अगर इंडिया अगर बात चाहे तो इंडिया अभी भी जो है ट्राई कर सकता है। जैसे बहुत सारे यूनिट्स ऐसे हैं, मैन्युफैक्चर यूनिट्स ऐसे हैं जो चाइना में अभी ज्यादातर वायबल नहीं है। तो उसके कारण जो है कि कॉस्ट बढ़ चुकी है लेबर्स की। ठीक है, इसके कारण ये भी हो सकता है कि कॉस्ट क्यों बढ़ी है कि शॉर्टेज होगी लेबर वर्कर्स की। जो जब शॉर्टेज होती है तभी जो है कोई भी वर्कर अगर जाता है तो उसको पता होता है कि अभी वर्कर्स की शॉर्टेज है, तो मैं जितनी सैलरी मांगूंगा तो मुझे मिलेगी। ओके, दूसरा जो है लिविंग स्टैंडर्ड अच्छे हो चुके हैं लेबर्स के, तो उस हिसाब से भी अभी कॉस्ट बढ़ चुकी है। तो इस जगह से भारत फायदा उठा सकता है कि जो जो ऐसे यूनिट्स हैं चाइना में जहां पर
चाइना पीछे हट रहा है, ठीक है, जहां वाइबल नहीं है चाइना में, तो उनको इंडिया में एक जगह प्रोवाइड करे, सस्ती लेबर प्रोवाइड करे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। तो आगे आने वाले समय में और बात कर रहे हैं कि अगर लो कॉस्ट लेबर की भी बात करें तो आने वाले समय में कोई कटिंग एज सोर्स ऑफ कंपैरेटिव एडवांटेज नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि ऑटोमेशन आ गई है एक साइड पे। तो ऑटोमेशन से हमेशा ही झगड़ा चलता आ रहा है, जब से ये ऑटोमेशन, जब से ये जो रोबोट्स हैं, जब से रोबोटिक टेक्नोलॉजी यूज की जा रही है इंडस्ट्रीज में, तब से लेबर और इस मशीन टेक्नोलॉजी के बीच में युद्ध चल रहा है। ओके, तब से यहाँ पर क्रिटिसिज्म होता है कि अगर ये इतने बड़े पैमाने पर मशीनें लगनी शुरू हो गई तो यहाँ पर जो लेबर है वो कहाँ जाएगी, उसको खाना कहाँ से मिलेगा। तो ये भी क्वेश्चन है और सही भी है। तो दूसरी ओर अगर मैन्युफैक्चरिंग की बात करें तो हमने एक कॉम्पिटिटिव प्राइस में प्रोडक्शन निकालकर बाहर की मार्केट में, इंटरनेशनल मार्केट में पीस को रखना है, अपने प्रोजेक्ट को रखना है, तो वहां पर भी जरूरी है। तो दोनों ओर हमें देख के चलना होगा। तो चाइना तो यही देख रहा है कि हम अच्छे से अपने प्रोडक्ट को बेचें इंटरनेशनल मार्केट में कॉम्पिटिटिव प्राइस पे, तभी चाइना के प्रोडक्ट लोग खरीदते हैं। अलग अलग इकोनॉमीज ज्यादा प्रेफर करती है चाइनीज प्रोडक्ट को, क्योंकि वो सस्ता और टिकाऊ होता है। और आगे बात कर रहे हैं कि अगर कोई ऑटोमेटेड प्रोडक्शन लाइन है, चाइना में काम कर रही है, चाहे यूएस में है, तो वो compete कर सकती है लेबर इंटेंसिव ऑपरेशंस को। अगर हम वहां पर लो वेज इकोनॉमी की बात करें कि कम सैलरी ले रहे हैं लेबर्स, और तब जो है बात चल जाती है। यूएस और चाइना में भी अगर बात करें, कहीं पर भी अगर ऐसी बात हो, अगर कम वेज इकोनॉमी है तो वहां पर फिर वो चीज एग्जिस्ट होगी। लेकिन यूएस की इकोनॉमी की बात करें तो वो लो वेज इकोनॉमी है ही नहीं, वहां पर कैपिटा इनकम काफी ज्यादा है लोगों की। तो अगर चाइना और भारत की बात करें तो यहाँ पर अभी भी लो वेज इकोनॉमी है, कम सैलरीज मिलती हैं। ओके, तो यहाँ पर अगर हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरर हैं जो ग्लोबल मार्केट में ट्रेड करना चाहते हैं, जहां पर वो हाई क्वालिटी देना चाहते हैं किसी भी प्रोडक्ट के रिगार्डिंग, तब उनको हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को फॉलो करना होगा। तो वो उनको चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर फिर कॉल आती है कि जो को वर्किंग रोबोट्स है, इनको यहाँ पर लार्ज नंबर में आपको अपॉइंट करना होगा देन वर्कर्स, तभी आप जो है हाई क्वालिटी मैन्युफैक्चरिंग जो है टाइमली मैनर में आप प्रोड्यूस करके ग्लोबल मार्केट में पहुंचा सकते हो। और आखिर में बात करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग की अगर बात करें तो भारत का जो यहाँ पर रूरल पुअर एरिया है, तो वहां पर अभी भी बहुत ज्यादा रास्ते हैं जो हम यहाँ पर अपना सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग में। तो इंडिया को चाहिए कि एजुकेशन के ऊपर फोकस करे, स्किल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करे, क्योंकि भारत एक ऐसा देश है जहां पर जो यंग लोग हैं, जो जिनकी उम्र 35 साल से कम है, इनकी आबादी बहुत ज्यादा है। अगर कंपेयर करें पूरे वर्ल्ड के जितने भी देश हैं उनके साथ भी, तो सबसे ज्यादा आबादी जो है यंग पीपल की हमारे यहाँ निकल कर आती है। तो हमारा दायित्व बनता है कि हम उनको अच्छे से एजुकेट करें, उनको अच्छे से समय रहते स्किल्ड कर दें। ओके, तभी जो है वो इनोवेशन लेकर आएंगे, वो बच्चे आगे बढ़ेंगे और जो है डाइवर्सिफाइंग सर्विस इकोनॉमी जो है उसमें जो है आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ओके, तो उसमें जो है अपना हिस्सा डालेंगे। देखिए, सर्विस इकोनॉमी बहुत जबरदस्त इकोनॉमी है। यूएस जो है 98% सर्विस इकोनॉमी जो है वो सर्विस और मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी बनाकर चलता है। सिर्फ 2% वहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी है। तो ऐसा नहीं है कि यूएस शुरू से ही 2% वहां पर एग्रीकल्चर इकोनॉमी थी। वहां पर किसी समय पर ऐसे सिचुएशन थी कि आजादी के बाद भारत भी जो है ग्रेन्स जो था, जो जैसे हम गेहूं बोलते हैं, चावल बोलते थे, वो यूएस से इंपोर्ट करता था बड़े पैमाने पर। इसका मतलब किसी समय पर यूएस में भी अच्छा खासा एग्रीकल्चर था, लेकिन वो अभी सिकुड़ कर सिर्फ 2% रह गया है। ज्यादातर लोग सर्विस इकोनॉमी को ही फॉलो करते हैं कि वहां पर इनकम ज्यादा रहती है, यहाँ पर चांसेस ज्यादा रहते हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज के। तो टेक्नोलॉजी जो है क्रिएट ही करती है, कभी भी सर्विस जॉब्स को यहाँ पर किल नहीं करती है। तो ये ऑथर का यहाँ पर कहना है आखिर में। तो किसी की और यहाँ पर अगर चाइना में मैन्युफैक्चरिंग यूज कर ले, वहां पर वो अगर रॉबर्ट्स को यूज कर रहे हैं, तो उसका फायदा इंडिया उठा सकता है अपने यंग जनरेशन को यूज करके। ओके, तो यंग जनरेशन को आगे करे, क्योंकि लेबर इंटेंसिव हमारे पास यहाँ पर काफी ज्यादा लेबर है, उनको स्किल्ड करना है, सही तरीके से एजुकेट करना है, सर्विस इकोनॉमी के लिए तैयार करना है, तो काफी आगे बढ़ेंगे हम। तो काफी फायदा हमारी इकोनॉमी को आने वाले समय में मिल सकता है। तो यही था पूरा आर्टिकल। आई होप आपने आर्टिकल को अच्छे से एंजॉय किया है। सो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया।